नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा कि मैंने कुछ आपको डेट्स बताई थी। डेट्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि किस तरीके से बंगालीज को भी मारा गया, किस तरीके से अंग्रेजों ने तमाम लोगों को मारा। जो एंग्लो मैसूर युद्ध था उसमें दक्षिण को भी मारा, दक्षिण के बाद पंजाब को मारा, पंजाब के बाद मराठाओं को भी मारा, मराठाओं के बाद सिख को मारा, सिख के बाद उन्होंने जो लास्ट में जो मारा यूपीस को भी, जो यूपीस वाले खुश हो रहे थे तो उनको भी मारा। तो अंग्रेजों ने तमाम सारे एक एक तबके को कर करके एक एक करके सबको मारा। तो ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा आज का जो सेशन है, ये हमारे जो आगे का जो मेन मुद्दा है वो है राष्ट्रीयता की भावना, जो सांप्रदायिकता की भावना जो लोगों के अंदर पनप रही थी वो किस तरीके से किस किस कंटेक्स्ट में पनप रही थी। तो इसको हम डिवाइड करके देखेंगे तीन कैटेगरीज में। इसको हम डिवाइड तीन कैटेगरीज में करके देखेंगे। जो राष्ट्रीयता की धारा थी उसको, दूसरी बात है राष्ट्रीय आंदोलन, और तीसरी है राष्ट्रीयता की जो भावना उनके अंदर विकसित हो रही थी तो किस एजेंडे के थ्रू या किस पर्पस के थ्रू वो उनके अंदर डेवलप हो रही थी। तो ये सारी चीजों को आज हमें इस लेसन के माध्यम से सीखना है और समझना है, और किस तरीके से जो चीजें बदल रही थी, क्योंकि जो बदल रही थी अब भारत के कंटेस्ट में हम लोग देख रहे हैं अभी। तो भारत के कंटेस्ट में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजों ने सभी लोगों को एक एक करके मारा, और सभी लोगों को अगर एक एक करके मारते हैं तो नो डाउट हर किसी ने मार खाई है। अब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने मार नहीं खाई है। तो हर किसी ने जब मार खाई है तो हर कोई क्या है, तृप्त है उस मार से, और हर कोई उस मार को दोबारा नहीं सहना चाहता है। तो वो क्या करेगा कि अपनी कंट्री को फ्रीडम यानी स्वतंत्रता दिलाने में मदद करेगा। अब दोस्तों इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ आगे कि आगे अब क्या होता है। अब होता है कि जो सांप्रदायिक की भावना है, ये सांप्रदायिकता की भावना जब लोगों के अंदर से आती है ना, सांप्रदायिक, और जो राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर से आती है तो वो किस तरीके से प्रज्वलित होती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है उस भावना। जैसा कि हम लोग कल देख चुके थे कि जो 17 1765 के जो बंगाली लोगों को मारा गया, उसके बाद 1799 में जो दक्षिण के लोग यानी एंग्लो मैसूर यूथ को मारा गया, उसके बाद पंजाब को मारा गया, उसके बाद सिक्स को मारा गया, उसके बाद जो क्रिश्चियन यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने सभी को मारा। 1965 में बंगालीज को भी मारा। उसके बाद 1799 में क्या हो गया, दक्षिण वाले कूदने लगे तो एंग्लो मैसूर युद्ध में उनको भी मारा। उसके बाद जो हो गए मराठा मराठा कूदने लगे ना 1816 में, तो 1816 में उनको भी मारा। फिर उसके बाद क्या होता है कि सिंध के जो सिंधियास थे, जो सिंधीज लोग थे, वो लोग कूदने लगे थे कि अरे इनको मारा 1816 में जो मराठाओं को मारा। उसके बाद क्या 1943 में क्या हुआ कि जो सिख लोग थे वो लोग कूदने लगे। तो उसमें क्या होता है कि जो सिंधी होते हैं वो सिंधी लोग कूदने लगते तो उनको भी मारते। फिर 1848 में क्या होता है कि 1848 में क्या होता है कि वो पंजाबीज को भी मार देते, पंजाबीज कूदने लगते, तो पंजाबीज को भी मारते एंग्लो सिख युद्ध में। उसके बाद 1856 में क्या होता है कि जो अपने यूपी वाले, तो यूपी वाले क्या कहते हैं, अरे सबको मारा हमें तो नहीं मार, तो फिर भैया तुम्हें भी रपेटे जाओगे। अगर सब मारे जा रहे हो तो नो डाउट सर आप भी मारे जाओगे। अगर आग अगर आपके पड़ोस में लगी है तो नो डाउट कुछ चिंगारियां आपके घर पे भी आएगी और नो डाउट आपका घर भी जल सकता है। तो सर आपको दूसरे की आग देख करके, दूसरे के घर को जलता हुआ देख करके कभी भी खुश नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कि वो चिंगारी आपके घर पे भी आए और आपका घर भी सर्वनाश कर दे। तो सर ये सीखने लायक बात है जो हमें हिस्ट्री से सीखने को मिल रही है। ठीक है। अब इसके बाद आज हम लोग बात करने वाले कि किस तरीके से जो राष्ट्रीयता की भावना जो भारत के अंदर पनप रही थी लोगों के अंदर, वो किस तरीके से पनप रही थी। अब जो हम बात करने वाले हैं इसको हम तीन टाइप से डिवाइड करते हैं। एक राष्ट्रीयता की भावना, उसके बाद आंदोलन, उसके बाद हम लोग एक और चीज देखेंगे कि तो सांप्रदायिकता की भावना किस तरीके से पनप रही थी लोगों के अंदर। ठीक है। तो ये तीन चीजों में हम लोगों को ऐसा आप चार्ट बना लीजिएगा, उस चार्ट के अंदर ये सारी चीजें लिख लीजिएगा, जिससे आपको अलग अलग क्या हो जाए, क्लियर हो जाए सारी चीजें। अब राष्ट्रीयता की भावनाओं में क्या होता है कि 1905 में क्या होता है, 1905 में जो मेन हमारा जो चीज चल रही थी वो क्या चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट।
अब स्वदेशी मूवमेंट के चलने से क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम क्या होता है, उसमें स्वदेशी मूवमेंट चलता है तो उसमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। राष्ट्रीयता की भावना तब जागृत होती है जब हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी एक होकर के यूनिटी में जब संघर्ष करती है, जब आंदोलन करती है। तो उसमें क्या होता है कि जब अंग्रेजी हुकूमत को जब पता चलता है, जो ब्रिटिश हुकूमत को जब पता चलता है कि ये लोग तो एक साथ आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि मुस्लिम लीग का गठन करते हैं। तो क्या होता है 1905 स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट होता है। और जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे और सांप्रदायिकतावाद जो भड़क रही थी, तो वो उसमें क्या होता है कि 1875 में एंग्लो मोमेडियन कॉलेज की स्थापना हो जाती है। 1875 में क्या होता है, एंग्लो एंग्लो मोमेडियन जो आपका कॉलेज होता है उसकी स्थापना होती है। एंग्लो मोमेडियन कॉलेज की जो स्थापना होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो हिंदूज थे उनको 10% आरक्षण दिया जाता है। अब सर 10% अगर आपने हिंदूज को आरक्षण दे दिया था उसमें, तो नो डाउट इससे मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, वो सारी चीजें वहां प्रेजेंट होती है। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। और इधर क्या होता है, जो सांप्रदायिकता की जो धारा है उसमें क्या होता है 1906 में क्या होता है कि बहुत बड़ा काम हो जाता है, ये होता है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड चीज जो होती है हमारी 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इधर क्या होता है 1906 में इधर मुस्लिम लीग बनती है। और जो आपका सांप्रदायिक धारा थी, उसकी सांप्रदायिकता धारा के अंदर क्या होता है कि 1920 का जो एरा रहता है, ये ऐसा महत्वपूर्ण एरा रहता है जिस समय बहुत छोटे छोटे जगह पर जो आंदोलन की बात किया जाए तो बहुत छोटे छोटे जगह पर बहुत सारी चीजें पनप रही थी। जैसे आप बात करेंगे तो शुद्धि आंदोलन, उसके बाद तबली आंदोलन, उसके बाद तंजानिया आंदोलन, ये सारी सीरीज ऑफ आंदोलन चल रही थी। जो मोमेडियंस आंदोलन है, ये सीरीज ऑफ आंदोलन चल रहे थे एक पूरे के पूरे इस सांप्रदायिकतावाद में। सांप्रदायिकतावाद मतलब यानी कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा था कि ये सारी चीजें पनप रही थी और ये सारी चीजें यानी आग की तरह जागृत हो रही थी, तो ये अंगार पकड़ रही थी। तो क्या होता है कि 1920 का जो एरा रहा था हमारा, 1920 के एरा में क्या होता है कि सीरीज ऑफ मूवमेंट्स चलते हैं और इसको गोल्डन एरा भी कहा जाता है। इसको गोल्डन एरा के नाम से भी ये फेमस है। अब सर ये गोल्डन एरा के नाम से ही फेमस है। अब इसके बाद तीसरी चीज क्या होती है कि तीसरी चीज ये होती है 1930 के अंदर सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट होता है। सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है कि नेशनलिज्म देखने को मिलता है। नेशनलिज्म देखने का मतलब क्या है कि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ आकर के फ्रंट पे यानी एक साथ आकर के फ्रंट पे लड़ती है। तो ये भी क्या होता है कि राष्ट्रीयता को देखने के एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन रहे थे। तो ये यहां पर क्या होता है कि सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट होता है। और इधर क्या होता है कि 1909 का जो जो भारत परिषद अधिनियम होता है, जो इंडियन काउंसिल एक्ट होता है, उसके तहत क्या होता है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों होती है, क्योंकि ये अलग सेपरेट इलेक्ट्रोड की मांग करती है। मुस्लिम लीग सेपरेट इलेक्ट्रोड यानी पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करती है 1909 में मुस्लिम लीग। तो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर देती है मुस्लिम लीग, जो है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करती है 1906 में, ठीक है। और ये 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करती है और 1909 में इनको पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करने पर इनको क्या होता है कि पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाता है। अब सर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो मिंटो थे, मिंटो ने क्या होता है कि जो मिंटो है ना वो ड्रैगन टीथ की तरह कहा जाता है। मिंटो ने इस चीज को, जो पृथक निर्वाचन मंडल है, इसको क्या कहा था, ड्रैगन टीथ कहा था। क्यों सर, क्यों ऐसा कहा, क्यों सर, मिंटो इतने क्योंकि समझदार व्यक्ति थे, इतना इतिहास में उनको जाना जाता है, इसलिए उन्होंने उस चीज को क्या कहा था, पृथक निर्वाचन मंडल जो आप दे रहे हैं ये
एक तरीके से जो ड्रैगन होता है उसके दांत के समान है, तो विषैले दंत है ना उसके जैसा है। जो पृथक निर्वाचन मंडल है ये क्या करेगा कि आपकी जड़ों को खोद देगा, और जड़ों को खोदने से क्या होगा, पेड़ मरने लगेगा। तो आपके बीच की यूनिटी है, ये उस यूनिटी को खराब करने लगेगा, क्योंकि आप एक पृथक निर्वाचन मंडल दे रहे हैं। तो देश में, तो आपके मुल्क में कई कई जातियां हैं, कई लोग हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं, तो फिर सभी को जो है आपको पृथक निर्वाचन मंडल देना पड़ेगा। सर इसी के आधार पर जब जो पिछड़े थे उस समय, जो दलित कम्युनिटीज थी, उन्होंने भी, उससे बात क्या होता है कि वो भी पृथक निर्वाचन मंडल की बात करते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दो। जो बी आर अम्बेडकर जी होते हैं वो क्या होता है कि जो तो अछूत लोग होते हैं उस समय के, उन लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते हैं। परंतु क्या होता है कि परंतु क्या होता है कि जो गांधी जी होते हैं, जो महात्मा गांधी जी होते हैं, वो क्या कहते हैं कि नहीं, हम पृथक निर्वाचन मंडल नहीं देंगे, परंतु हम क्या करेंगे कि जो सीटों का रिजर्वेशन क्या करेंगे कि एससी एसटी कम्युनिटीज के लिए बढ़ा देंगे। कहां पर, संसद के अंदर जो सीटों का जो बंटवारा है उसको क्या करेंगे कि जो लोग है उसके अंदर उनको ज्यादा वो देंगे, प्रायोरिटी उनको ज्यादा देंगे, या ज्यादा लोगों को हम 40% ज्यादा लोगों को जो वो है हम उस कम्युनिटी से लेकर के आएंगे। इसके बाद जो सेकंड इधर जो आपके सांप्रदायिकतावाद में क्या होता है, कम्युनलिज्म के अंदर जो आपकी धारा चल रही थी उसके अंदर जो तीसरी बड़ी चीज होती है, ये 1930 में होता है। और यह क्या होता है, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अल्लाह सेशन होता है, और यहाँ पर डिमांड होती है, डिमांड रखी जाती है ऑटोमनी फॉर दिस मुस्लिम डोमिनियंट स्टेट। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि भैया हमें एक अलग मुस्लिम स्टेट की मांग करते, और वो अलग मुस्लिम स्टेट्स की मांग करने की वजह से क्या होता है कि अलग मुस्लिम स्टेट्स यानी आपका पाकिस्तान की मांग करते, क्योंकि अल्लामा इकबाल को किसने बोला था, अल्लामा इकबाल को जो थे हमारे कैपिटलिस्ट कंट्री, उन्होंने बोला कि अगर हमें इसराइल को बनाना है, इसराइल को बनाने के लिए पाकिस्तान का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है सर, और पाकिस्तान का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अल्लामा इकबाल जी को बुलाया गया, और बुलाया गया तो उनको बताया गया कि सर आपको एक अलग नेशन बनाना है, क्योंकि आपके देश के अंदर जो मुस्लिम्स है वो पिछड़े हैं। तो एक बुक आती है सर, एक बुक आती है जो मैंने आपको कल उसका नाम भी बताया था, बहुत अच्छी बुक है, जो बहुत एक अच्छी बुक थी, उसका मैंने आपको नाम भी बताया था। और उस बुक को क्या होता है कि द इंडियन मुस्लिम्स एक बुक आती है उस समय। और उस समय एक बुक आने की वजह से क्या होता है, उस बुक में क्या दिया रहता है, उस बुक में ये दिया रहता है कि जो इंडिया के अंदर 80% मुस्लिम्स है, जो इंडिया के अंदर 80% मुस्लिम्स है, वो क्या है, वो पिछड़े है। अब सर कोई भी अगर व्यक्ति उस देश में पिछड़ा अपने आप को मानने लगेगा, जबकि सर क्या हो रहा था 1207 से लेकर 1206 से लेकर 1206 से लेकर 1707 तक आपके देश में मुस्लिम्स का ही तो शासनकाल था सर। तो फिर किस तरीके से आपके देश में मुस्लिम्स जो लोग हैं वो पिछड़े रह सकते हैं? सर ये सोचने और समझने योग्य प्रश्न था। परंतु सर ये सारी जो मनगढ़ंत चीजें जो लोगों के दिमाग में पेश की जा रही थी, वो सर एक अलग स्टेट्स की मांग के लिए था, क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्री को क्या था कि अलग स्टेट बनाना ही था। क्योंकि अगर अलग स्टेट नहीं बनेगा मुस्लिम्स के लिए, तो फिर जी उसके लिए अलग नेशन की मांग किस तरीके से वाजिब होगी सर? सर समझने के लिए बहुत यानी छोटी चीज है, पर क्या सर अगर समझ विकसित हो गई ना सर, बहुत लंबे लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो यहां पर क्या होता है कि मुस्लिम्स के लिए जो डोमिनियंट ऑटोमनी फॉर द मुस्लिम डोमिनेंट स्टेट्स की मांग की जाती है, ऑटोमनी फॉर मुस्लिम्स डोमिनियन स्टेट की मांग की जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि 1909 में जो भारत परिषद अधिनियम है उसके तहत क्या होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जैसे ही मांग होती है, तो उसके अलावा क्या होता है कि उसमें क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग होती है उसके अंदर जो बताया जाता है, क्यों सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग होती है, क्योंकि उसमें बताया जाता है, जो बुक आई थी द इंडियन मुस्लिम्स, उसमें बताया जाता है कि जो 80% मुस्लिम्स है वो पिछड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मुस्लिम्स की हो गई, अब बैकवर्ड क्लास हो गया ना मुस्लिम, अब बैकवर्ड क्लास हो गया ना सर मुस्लिम्स, क्योंकि सर उसको आपने पिछड़े बता दिया, आपने जिस बुक में उनका मेंशन कर दिया है कि 18% मुस्लिम्स आर बैकवर्ड बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड क्लास इन इंडिया।
तो सर ये आपने उनको एक पता दिया है कि इस तरीके से चीजें, सर आप पिछड़े हो इंडिया के अंदर, तो सर अब आप क्या करेंगे कि अब आप मुस्लिम्स के अंदर कैसा करेंगे कि एक नए स्टेट की मांग, जो क्यूरियोसिटी एक नए स्टेट की, वो जागृत कर देंगे। तो सर इधर क्या होता है कि रिजर्वेशन के द्वारा या सेपरेट इलेक्ट्रोड के द्वारा आप दो ही तरीके से उनको चीजें दे सकते थे। तो सर यह क्या होता है, 1909 भारत परिषद अधिनियम आता है और इसमें क्या होता है, सेपरेट इलेक्ट्रोड की मांग की जाती है। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके देखा जाता है। एक फर्स्ट था आपका रिजर्वेशन कैटेगरी का, रिजर्वेशन कैटेगरी, और सेकंड था आपका जो सेपरेट इलेक्ट्रोड। अब सर दोनों जगह आपके कौन थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख और आपके क्रिश्चियंस। आप दोनों जगह ये चार्ट बना लीजिएगा सर, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस। सर आपके दोनों ही पहलुओं पर ये दोनों लोग खड़े हुए थे। और सर इसमें क्या होता है कि यहां पर सभी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। जो रिजर्वेशन कैटेगरी होती है सर, यहां पर क्या होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, यानी सर चारों जो पूरी कम्युनिटी है, यहाँ पर पूरी कम्युनिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो इसके ऊपर क्या होता है कि ऑल कम्युनिटी, ऑल कम्युनिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, सभी के ऊपर नजर रखी जाती है, सभी को सभी प्रकार के जो सोशल उनके राइट्स है वो दिए जाते हैं। और सर उनको यानी जो उनके योग्य चीजें वो उनको मिलती है, जिसमें किसमें, रिजर्वेशन। आज सर भारत में जो रिजर्वेशन है एससी एसटी ओबीसी के लिए, और जो 10% आरक्षण अभी उन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी आ गया है। तो सर रिजर्वेशन की कैटेगरी में क्या होता है कि उनको प्रॉपर वो चीज मिलती है और दी जाती है। और सेपरेट इलेक्ट्रोड के जो चीजें है सर, सेपरेट इलेक्ट्रोड एक अलग मुद्दा हो जाता है। जब आप किसी भी तरीके से सेपरेट इलेक्ट्रोड की मांग करते, तो सर आप एक अलग नेशन की मांग कर लेते, ना जाने में, बिना जानते हुए भी आप एक अलग नेशन की मांग कर रहे होते जब आप सेपरेट इलेक्ट्रोड की मांग कर रहे हो। क्योंकि सर जब आपका नेता आपके ही जाति का चुना जाएगा, तो सर फिर वो आप ही का उद्धार करेगा। मुस्लिम, सिख और जो कम्युनिटी है बाकी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, अगर सर हिंदू नेता है तो वो क्या करेगा कि हिंदू का ही भला करेगा, मुस्लिम नेता है तो फिर मुस्लिम का ही भला करेगा, सिख है तो सिख के ऊपर ही ध्यान देगा, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन के ऊपर। और रिजर्वेशन कैटेगरी में क्या होता है कि अगर हिंदू नेता है तो वो मुस्लिम पे भी ध्यान देगा, सिख पे भी ध्यान देगा, ईसाई पे भी ध्यान देगा और हिंदूज के ऊपर भी ध्यान देगा। तो सर क्या होता है कि ऑल कम्युनिटी का क्या होता है कि ग्रोथ होता है। तो कम्युनिटी जो कम्युनिटी वाइज जो ग्रोथ है वो आपका क्या होता है, रिजर्वेशन कैटेगरी में होता है। और जो आपका सेपरेट इलेक्ट्रोड जो कैटेगरी होती है उसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो आपको इलेक्ट्रेट दिया गया है, या आप हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, या हिंदुओं के लिए दिया गया, मुस्लिम्स के लिए दिया गया, सिख के लिए दिया गया, ईसाई के लिए दिया गया, जिस भी कम्युनिटी के लिए जब आपको सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आप उसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर ही ध्यान देते हैं। और जो आप योजनाएं बनाते हैं उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए होती है, ना कि सभी कम्युनिटी के लिए। तो सर ये बहुत यानी क्लियर डिफरेंस होता है एक पृथक निर्वाचक मंडल में और ये आपकी एक आरक्षित कैटेगरी के अंदर। तो सर यहां पर अब क्या होता है कि पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट आता है 1960s में। 1960s के अंदर क्या होता है कि पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट आती है। 1960 एक पॉलिसी आती है, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट आती है, और ये क्या कहती है कि एक आंबेडकर ने जिस तरीके से, एक आंबेडकर ने यानी एक बाबा साहब आंबेडकर ने दलितों की दिशा और दशा बदल दी ना सर, दशा और दिशा, एक बाबा साहब आंबेडकर ने जो दलितों की दिशा और दशा दोनों बदल दी। उन्होंने केवल एक ही चीज मांगी थी सर, वो थी शिक्षा। उन्होंने कभी भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जब उन्होंने मांग रखी, तो उन्होंने ये नहीं कहा सर कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, डिमका। उन्होंने किसी भी तरीके से अपने समुदाय के लिए कभी भी कोई चीज की मांग नहीं की, केवल शिक्षा के अलावा। क्योंकि एक बाबा साहब अंबेडकर जानते थे उस सिद्धांत को कि अगर आप किसी व्यक्ति को शिक्षा दे देते या शिक्षित कर देते, तो वो अपने सेल्फ के डिसीजंस लेने के लिए पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है।
पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट से उस चीज को देखेंगे, और उस चीज को जब देखेंगे तो आप सही और गलत के अंदर सर भेद करने लगेंगे, और सर आप उसको समझने लगेंगे कि किस तरीके से चीजें हो रही है। और सर जब आप ये सीख गए तो इसी का मतलब तो शिक्षा है सर। पढ़ाई का मतलब केवल बुकों को रटना या उसको देखना या देख करके किसी भी तरीके से याद कर लेना नहीं होता है सर। सॉरी। पढ़ने का मतलब होता है स्वयं के अंदर शिक्षा को यानी समझदारी को विकसित कर लेना। और सर समझदारी विकसित करने के लिए किसी भी तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं होता सर। आपको मैक्सिमम जब आप पढ़ेंगे तो मैक्सिमम पढ़ने से आप कनेक्टिविटी डेवलप करेंगे, और सर कनेक्टिविटी से क्या होगा कि आप उस चीज में समझ विकसित करेंगे, और जो आपका सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जर्नी है वो तय होने लगेगी सर। और जब ये तय होने लगेगी तो नो डाउट आपका जो है वो एनलाइटमेंट होने लगेगा सर। यही सारी चीजें तो हो रही थी। तो इसके बाद क्या होता है 1924 में क्या जो रहमत अली क्या करते हैं वो पाकिस्तान की मांग करते हैं। 1924 में क्या होता है जो रहमत अली होते हैं ये पाकिस्तान की मांग करते हैं। और इधर क्या होता है कि जो डोमेस्टिक वर्कर का इधर क्या होता है कि बायोडेटा चेक करते हैं। जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं घरेलू काम करने वाले जो लोग होते हैं उनका क्या होता है कि जो डोमेस्टिक वर्कर है उनका क्या किया जाता है बायोडाटा चेक किया जाता है कि भैया तुम कौन हो क्या हो, मुस्लिम्स हो हिंदू हो क्या हो फलाना हो डिमका, ये सारी चीजें चेक की जाती है। और इधर क्या होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई भी कुछ चेक नहीं किया जाता सर। अब सर ये देखिएगा कि यही तो सीख है सर। 1924 में रहमत अली जो पाकिस्तान का मांग करते, तो सर आज के अगर आप कंटेस्ट में देखेंगे कि सर आज जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं सर, आपके डोमेस्टिक वर्कर या जो छोटा मोटा जो लोग काम करते सर, उनसे तो हमारी गवर्नमेंट सारे बायोडेटा मांगती है सर। सारा बायोडेटा मांग लेंगे, सारा कुछ मांग लेंगे, आपका आधार दे दो, आपका ये दे दो सर। 5 किलो अनाज के लिए भी ना सर उनसे इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, इतनी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। आपका ये नहीं है, आपका वो नहीं है, आप कितने साल से रह रहे हो, आपका 20 साल पुराना रिकॉर्ड है, 50 साल पुराना सर। उसके बाद जाकर के उनका एक बीपीएल या एपीएल कार्ड बनता है सर। उसमें भी कई लोग ऐसे बैठे कि सर बीच में कई लोग उसमें भी उन लोगों से कई प्रकार की सर जो जमाखोरी है वो उनसे ले ली जाती है सर। सिस्टम जो कहते हैं ना सर, सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं सर, उस चीज को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। जब तक उस सिस्टम के अंदर ऐसे लोग नहीं बैठेंगे जो यानी एनलाइटेड हो या कोई एजुकेटेड हो या किस तरीके से सोचना हो, सोच करके लॉन्ग टर्म विजन में उस चीज को सोचना हो सर, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि सर जो जीडीपी हमारा 8% चल रहा था, 9% चल रहा था, 10% के तक भी जाने वाला था, वो सर सडनली क्या होता है कि हमारा जीडीपी सर वो तो ग्रो करने के बजाय वो तो डिक्रीज होता चला गया सर। क्या वजह रही सर? समझना और समझ करके सर उसको सही करना बहुत जरूरी है। अगर सर हम अपनी किसी भी तरीके से अपनी गलतियों को अगर अपनी गलतियों को मानने से इनकार कर दे तो सर हमारा विकास होना जो है ना सर वो रुक जाता है। किसी भी व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है जब वो अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा ना डाले, और सर वो अपनी गलतियों को रियलाइज करे कि हाँ ये मुझसे गलतियां हुई है, और अगर मुझसे ये गलतियां हुई है तो मुझे इसको फ्यूचर में सुधारना है, अपने भविष्य में इस गलतियों को दोहराना नहीं है सर। इसी का नाम हिस्ट्री, और इससे हमें सीख लेना चाहिए। क्योंकि सर जो गलती रहमत अली ने जो पाकिस्तान को बना करके करी उसको हमें आज अपनी कंट्री में अपने मुल्क में क्रिएट नहीं करना है सर। जो डोमेस्टिक वर्कर होता है उससे सर हर प्रकार का बायोडेटा मांगेंगे आप, हर प्रकार का सर। कितने बच्चे, क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते हो, कैसा मकान है वैसा मकान सर। वो 10,000 की तो सैलरी यानी 10,000 तो कमा रहा है सर महीने का, आप उससे इतनी चीजें पूछ रहे हो। और सर जो यानी मान लिया जैसे लोग सर नीरव मोदी जैसे लोग सर करोड़ों देकर के फरार हो जाते हैं, उनसे तो कोई कुछ नहीं पूछता। क्योंकि सर उनसे कोई क्यों सवाल करेगा सर? सवाल उनसे किए जाते जिनके पास ताकत नहीं होती सर। जो ये आम लोग है ना सर, इनसे हमेशा सवाल किए जाते। तो एथलीट क्लास पीपल है उनसे किस बात के सवाल, उनको तो बैंक भी ऐसे ही लोन दे देता है सर। सर समझिए, समझ करके समझदारी को विकसित कीजिए, अपने राइट्स को पहचानिए, अपने
कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़िए सर, रामायण महाभारत या किसी भी पुराण को पढ़ने से पहले सर कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़िए। जब आप कॉन्स्टिट्यूशंस का एक बार पढ़ लेंगे ना सर, आपको आपके राइट्स पता चल जाएंगे। सर जिंदगी पढ़िए महाभारत रामायण या किसी भी अन्य पुराण या पुस्तक को पढ़ने के लिए, परंतु सर जिंदगी कम पड़ जाएगी अगर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की रीडिंग नहीं की। सर संविधान को पढ़ना हर व्यक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है सर जितना कि उस कुर्सी पर बैठे एथलीट क्लास पीपल की समझ का होना आवश्यक। जिस तरीके से वो आपको चलाना चाहते हैं उस तरीके से आपको चलना नहीं है, ये आपको कौन बताएगा? ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्स्टिट्यूशन बता सकता है। जब आपको आपके राइट्स पता होंगे, आपको आपके लेवल्स पता होंगे कि आप क्या है, आप क्या कर सकते, तो सर आप विकास कर जाएंगे। आप विकासशील देशों में नहीं होंगे सर, विकसित देशों में आ जाएंगे। आपका विकास हो जाएगा, नो डाउट हो ही जाएगा। आपको उसके ऊपर कोई शंका नहीं होगी, किसी प्रकार का आपको आपके अंदर किसी प्रकार का उसको लेकर के किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा या किसी प्रकार का हेजिटेशन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि यू आर ऑलरेडी नॉन कि हमारे राइट्स क्या है। सर सिस्टम कितना भी करप्ट हो, कितना भी प्रॉब्लमेटिक हो सर, अगर आपको आपके राइट्स मालूम है तो आप लड़ सकते हो, आप हर जगह से उस चीज को पा सकते हो, परंतु अपने राइट्स को पाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज देखेंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को देखेंगे आप लोग, आज कोई भी सर कुछ चेक नहीं कर रहा है सर, उनका कोई कुछ चेक नहीं हो रहा है सर। 40% अगर आप बात करें तो 40% जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है सर, जो संसद के अंदर लोग बैठे हुए हैं ना सर, 40% लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस है सर। ये स्टडीज है और सर यही चीज सर डेटा में प्रेजेंट है सर। कुछ दिन पहले एडिटोरियल्स में ये छपा हुआ था सर कि 40% लोग जो पार्लियामेंट्स में बैठे हुए हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सर, वो किसी ना किसी प्रकार के क्रिमिनल चार्जेस में उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए सर। आई रियली डोंट नो कि कितनी चीजें सही है या गलत है, फैक्ट चेक नहीं है इतनी, बट सर ऐसा है, हमने देखा है। तो सर इस चीज से आप सीखिए। अब इसके बाद क्या होता है कि 1930 में क्या होता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और इसमें अल्लामा इकबाल अल्लामा जो सेशन होता है, तो इलाहाबाद सेशन होता है, अल्लामा इकबाल जी जो कहते हैं 1930 मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और इसमें क्या होता है कि इलाहाबाद सेशन में इलाहाबाद सेशन जो होता है उसमें क्या कहता है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अरे सर आप तो 1206 से लेकर 1707 तक तो हिंदूज के साथ ही रह रहे थे, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अभी आपके जो धर्मगुरु हैं या कोई जो आपके एथलीट क्लास पीपल है या जो पीपल्स है जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी आप कहने लगे कि हम तो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। सर ये क्या बात होती है? सर ये क्या बात होती है? अभी तक तो आप रह रहे थे, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी, आपको कोई किसी प्रकार के कोई संकट नहीं हो रहे थे। अभी एकदम से आपके अंदर जो चीजें क्या क्रिएट होना चालू हो गई है। अब सर क्या होता है कि इलाहाबाद सेशन के बाद क्या होता है कि इलाहाबाद सेशन में जब मांग की जाती है कि हम अब हिंदूज के साथ नहीं रह सकते, हमें अपना एक मुस्लिम स्टेट चाहिए। अब मुस्लिम स्टेट चाहिए तो क्या होता है कि सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट जब शुरुआत होती है तो वहां पर क्या होता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। जब सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट होता है तो क्या होता है कि वहां राउंड टेबल जो होती है, जो राउंड टेबल की मूवमेंट की शुरुआत होती है और राउंड टेबल की कॉन्फ्रेंस होती है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर जो 1989 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें ये बात कही जाती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जो आपका 1989 में आपका क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। जो 1939 वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होता है। तो यहां पर क्या होता है, जो जर्मनी ने हमला कर दिया था इसमें पोलैंड के ऊपर। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या होता है, जो जर्मनी होता है वो पोलैंड के ऊपर हमला कर देता है। और पोलैंड के ऊपर हमला करने पर क्या होता है कि जो
अब पोलैंड के ऊपर किसने किया? जर्मनी ने हमला कर दिया पोलैंड के ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है कि जो जर्मनी के ऊपर क्या होता है कि ब्रिटेन, जो ब्रिटेन है वो क्या करता है कि ब्रिटेन जर्मनी के ऊपर हमला कर देता है। और जो ब्रिटेन के साथ था, ब्रिटेन के साथ कौन था? भारत था। तो इनडायरेक्टली भारत किसके ऊपर हमला करेगा? जर्मनी के ऊपर, क्योंकि जर्मनी के साथ, क्योंकि जर्मनी के ऊपर ब्रिटेन ने हमला किया है, भारत ब्रिटेन के साथ है, भारत ब्रिटेन के साथ है, तो ब्रिटेन के साथ भारत मिलकर के जर्मनी के ऊपर अटैक करते हैं। तो जर्मनी के ऊपर अटैक होता है। और इसमें क्या होता है, जो भारत होता है, भारत जो पोलैंड होता है उसको आजाद करने के लिए प्रतिबंध यानी प्रतिबद्ध था। भारत कहता है कि जो पोलैंड है उसको आजाद किया जाए, और भारत के नेताओं से बिना पूछे, जो ब्रिटेन है, जो पोलैंड है, उसमें भारत में जो आजाद करने के लिए प्रतिबंध लगाए गए थे उनको हटाने की बात करता है। और क्या कहता है कि बिना भारत के नेताओं से पूछे वो ये बात भी कहता है कि उसको आजाद करो। किसको? पोलैंड को। वाई? भाई आप एक बार किसी के घर में घुस रहे हो, घर में घुस करके बेडरूम में बैठ रहे हो, बेडरूम में बैठने के बाद आप ये बोल रहे हो कि वो बेडरूम मेरा है, तो आप भैया पूछ तो ले। अरे भैया पूछ तो ले कि वो बेडरूम तेरा है या नहीं है, या तुझे देना है या नहीं है उसको। कि तू बस आया, आकर के तूने बोल दिया कि नहीं ये मेरा बेडरूम है तो मेरा ही हो जाएगा। ऐसा होता है कि कभी? नहीं होता है। तो फिर ये चीज नहीं होगी। अब क्या होता है कि 1940 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और जो लाहौर सत्र होता है 1940 में, मुस्लिम लीग की मीटिंग होती है लाहौर में। तो लाहौर सेशन होता है, वहां पर क्या होता है कि मांग होती है मुस्लिम्स को आजाद करने की, मुस्लिम्स को एक आजाद मुल्क बनाने की, आजाद राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा मांग की जाती है लाहौर सेशन में कि हमें एक मुस्लिम्स आजाद राष्ट्र बनाना है। अब सर आपको मुस्लिम आजाद राष्ट्र बनाना है, तो अभी तक आप क्या किस गड्ढे में रह रहे थे? कहाँ रह रहे थे? अभी तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, अभी तक आपको कोई दिक्कत भी नहीं थी। सर एकदम से आपको दिक्कतें क्रिएट हो गई, एकदम से आपको प्रॉब्लम्स आने लगी। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? अब इस क्यों को समझने के लिए हम आगे की कहानी देखते हैं। अब क्या होता है कि 1940 में भी क्या होता है कि सब साफ हो जाता है। अब 1940 में सभी को अब ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि 1940 में क्या होता है कि जो पाकिस्तान बनना है, इसका पाकिस्तान बनना निश्चित हो जाता है। अब 1940 में क्या होगा? पाकिस्तान बनेगा, क्योंकि आजाद राष्ट्र की मांग अगर मुस्लिम लीग ने कर दी अपने लाहौर अधिवेशन में, तो क्या होगा कि अब इधर क्या होगा? पाकिस्तान बनेगा। और पाकिस्तान बनेगा तो किस चीज के बनने की जो आशंका है वो मजबूत हो जाएगी। जो इजराइल के बनने का जो मकसद है वो स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें इजराइल के बनने का जो यानी प्रश्न है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यूएस को भी क्या कर रहा था? अब यूएस को भी ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन के अंदर उतरना था। तो अब क्या करता है यूएस को भी क्या करना था? ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन के अंदर उतरना था। अब क्या होता है कि 1941 आता है, और 1941 आते आते क्या होता है? बाल आवर क्या करते हैं? बालावर क्या क्या करते हैं कि यूएस में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है इसमें इंटर कर चुका था। अब क्या होता है सर कि जो यूएस होता है ना, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके अंदर एंटर कर चुका होता है। अब सर अगर कोई महाशक्ति आकर के किसी वॉर के अंदर खड़ी हो, और वो जिसके पीछे भी खड़ी होगी, नो डाउट वो कंट्री तो सर ग्रो करेगा ना सर। वो कंट्री के जीतने के चांसेस तो बढ़ जाएंगे, और जीतने के चांसेस जब किसी कंट्री के बढ़ेंगे तो नो डाउट उसका जीत जब तय होगी तो वो उसका सपोर्ट करेगा। अब सर क्या होता है 1926 में एक जगह, और 1926 में क्या चीजें चल रही थी कि 1926 में क्या होता है कि डाउस प्लान आता है। जब डाउस प्लान जब आता है तो इसमें क्या होता है, अमेरिका क्या करता है? खूब पैसा बांटता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया
कि डाउस प्लान के अंतर्गत क्या होता है कि जो अमेरिका होता है वो खूब पैसा बांटता है देश यानी पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में क्या करता है, खूब पैसा बांटता है, सभी को पैसा देता है। और इसमें इसके क्या होता है कि सभी पूरे जो हमारे वर्ल्ड के अंदर है वो एक महाजनी का काम करता है, एक महाजन बन करके उभरने लगता है। और क्या होता है उससे, क्या होता है कि ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन के अंदर यूएस का आना तय हो जाता है। और सर जो क्या होता है, जो ब्रिटेन यहाँ बैठा होता है उस ब्रिटेन के ऊपर, या ब्रिटेन के ऊपर जो सर रख करके जो यूएस है वो ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन के अंदर अपनी जगह को तैयार करता है। जो ब्रिटेन है ब्रिटेन के जो सर, ब्रिटेन के ऊपर सर रख के क्या होता है, जो यूएस है वो अपनी जगह तैयार करता है कहां पर, ईस्टर्न यूरोप के अंदर आने के लिए, ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन के अंदर आने के लिए जो ब्रिटेन के ऊपर यूएस सर रख करके तैयार करता है अपना पूरा का पूरा खाका। अब सर इसके बाद क्या होता है, और जो पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन को निशाना भी बना दिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन को निशाना बनाया जाता है। और उसे पता था, किसको, यूएस को पता था अगर इजराइल बना तो, क्या, यूएस को पता था कि अगर इजराइल बना तो इससे जो अरबी नेशंस है, जो मुस्लिम्स नेशन है, वो पूरी तरीके से हमारा विरोध करेंगे। और सर अगर जब आपका विरोध किया जाएगा तो नो डाउट उसमें क्या हो जाएगा कि सभी जो मुस्लिम्स कंट्री होंगे वो एक साथ आ जाएंगे। अब सभी मुस्लिम्स कंट्री इधर एक साथ आ जाएंगे। तो डाउस प्लान के अंतर्गत जो मैं आपको क्या बताया कि 1926 में क्या हुआ कि डाउस प्लान के अंतर्गत अमेरिका पूरी सभी कंट्रियों को पैसा देता है। और सभी कंट्रियों को पैसा देने के साथ क्या होता है कि एक महाजनी टाइप का वो उसका जो बैकग्राउंड है वो क्रिएट हो जाता है। और उसके अंतर्गत क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि वो ब्रिटेन के ऊपर सर रख करके क्या करता है, अपना प्लान तैयार करता है ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन के अंदर आने के लिए। और ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन के अंदर आने के लिए वो ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन के अंदर जब अंदर आता है तो उसको क्या करता है कि वहां पर वो जो पैलेस्टाइन होता है, क्योंकि जो पैलेस्टाइन होता है, पैलेस्टाइन को वो निशाना बनाता है, पैलेस्टाइन को निशाना बनाता है। और क्या करता है वह कि अलग जो नेशन की मांग कर रहे थे इजराइल, वो पैलेस्टाइन को निशाना बनाता है और अलग नेशन की नींव रखने की बात करता है। तो और ये पता भी लगाता है, और उसको ये पता भी रहता है कि अगर कोई ज्यूज नेशन बना तो जो अरबीज लोग हैं वो एक साथ आकर के मेरा विरोध करेंगे। ये सारी घटनाएं उसको सर उसके पीछे बैकग्राउंड में उसके चल रही थी, उसको ये सारी चीजों से अवगत है सर वो। तो सर वो कितनी समझदार कंट्री है और उसकी क्या दूरदर्शिता है सर, वो किस तरीके से लोगों को चीजों को सोच रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है हर किसी के समझने के लिए। इसकी बात क्या होता है कि ये सब सारा हो रहा था सर, ये आप सब लोग देख रहे होंगे कि ये सारी चीजें हो रही थी, ये सारी चीजें ऑलरेडी क्या चल रहा था कि एक तरीके से कहानी चल रही थी। परंतु परंतु बैकग्राउंड में और कुछ चीजें भी चल रही थी सर, बैकग्राउंड में कुछ चीजें और भी चल रही थी, वो थी 2 मिनट सर, कुछ टेक्निकल ग्लिचिंग। जो सर बैकग्राउंड में एक और खेल चल रहा था, उस खेल में जो अरब वर्ल्ड है वो डिवाइड कर चुके थे। जो अरब वर्ल्ड है, ये जो बैकग्राउंड में खेल चल रहा था इसके, उसमें क्या कर चुके थे, जो ये यूज लोग थे यानी जो यूएस वाले, वो क्या कर चुके थे कि जो अरब नेशंस थे उनको क्या कर चुके थे कि डिवाइड एंड कॉन्क्योर रूल पे डिवाइड कर चुके थे और मुस्लिम वर्ल्ड को अलग कर चुके थे। और इसके इनके पास अब जो इनके पास तेल भी था, किसके पास, ज्यूस के पास, इनके पास तेल था। और जिसके पास तेल उसके पास इकोनॉमी, जिसके पास इकोनॉमी उसका एम्पावरमेंट, एम्पायर मजबूत होगा। और जो इनके पास, क्योंकि सर मेन चीज क्या था, सॉरी, कि उसके पास तो, हाँ, तो क्या होता है कि जो बैकग्राउंड में क्या चल रहा था कि एक और गेम चल रहा था, जो अरबी नेशन से ये डिवाइड हो चुके थे। पर सर अरबी नेशंस जो थे उनके पास क्या था कि अरब के पास क्या था कि तेल था, अरब के पास तेल था। और ये तेल किसको चाहिए था, ये तेल यूएसए को चाहिए था। जो पैसा देते हैं वह वापस भी लेना था।
अब जो यानी जो सर वो तेल है, अब ये तेल के अवज में जो यूएसए है वो सर ये तेल लेगा तो ये इसको डॉलर देगा, और सर इसको ये डॉलर वापस चाहिए तो क्या करता है वो कि आर्म्स एंड एमिनेशंस जो एक्ट है वो चीजें आती है। तो सर उसमें क्या होता है, हथियारों की सप्लाई सप्लाई की जाती है, हथियारों की सप्लाई देते हैं, हथियार दिए जाते हैं उस समय। वो यूएस अरबी नेशंस को हथियार बेचता है और उनसे पैसा लेता है, और वो यूएस नेशन अरब को पैसा देता है और उनसे तेल लेता है। यानी यूएस ने पैसा दिया, तेल लिया, और हथियार दिए और पैसा लिया, और वो हथियार से वो क्या कर रहा है कि वो जो हथियार दे रहा है वो अरबी मुल्क उसी हथियार से एक दूसरे दूसरे अरबी मुल्क के ऊपर क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर उस हथियार से हमला कर रहे हैं। यानी दो लोगों को, दो अरबी नेशंस को, दो तीन यानी पूरे अरब वर्ल्ड को आपस में लड़ा करके यूएसए क्या कर रहा है कि अपनी कैपिटलाइजेशन वाली फॉर्मूले को मजबूत कर रहा है। अब सर वो उस अपने फॉर्मूले के ऊपर चल रहा है तो नो डाउट सर वो उसका सक्सेसफुल होना तो सर तय है ना, क्योंकि सर वो अपने फॉर्मूले से कभी भी पीछे नहीं हट रहा है किसी भी तरीके से। सर वो किसी भी चीज में यानी गलत या किसी भी प्रकार से कोई नकारात्मकता वाले भाव नहीं आ रहे उसके अंदर, और सर वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या होता है कि जो मिडिल ईस्ट में होता है, जो वो हिटलर हिटलर को आप रीड कीजिएगा सर, मैंने आपको जैसा कि बताया हिटलर को रीड करना बहुत जरूरी है। जो मिडिल ईस्ट में है, अगर सर आप मिडिल ईस्ट को पढ़ रहे हैं तो मिडिल ईस्ट में आप क्या करेंगे, मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री को पढ़िएगा ना। जब मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री को पढ़ना सर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री को अगर देखना चाहते तो आप इसकी जो हिस्ट्री है ना ये प्रीवियस 17 ईयर से पढ़िए। 70 यानी 1950 के बाद से आप मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री को पढ़िएगा, किस तरीके से चेंजेस आए वहां। बड़ी सर मजेदार चीजें हैं, और सर आप एकदम ऐसे हो जाएंगे सर, आप हंसने लगेंगे कि सर ये क्या, ये छोटी छोटी चीजों में अनसर्टेनिटी से इनकी आ जाती है। अपने नेशन में लड़ रहे हैं, अपने से अपने यानी भाई भाई से ही लड़ करके क्या हो रहा है कि भाई भाई का ही लड़ करके बद कर रहा है, या मारे पीटी कर रहा है, या किसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किसी प्रकार की जो चीजें है वो क्रिएट कर रहा है। भाई भाई को ही मार रहा है, यानी भाई भाई को ही मार करके सारी चीजों को क्रिएट कर रहा है। ये आप देखेंगे सर, ये आप देखेंगे जो मिडिल ईस्ट का, जब आप 17 प्रीवियस 17 ईयर का जो इतिहास देखेंगे ना सर, उसमें आपको ये समझ में आएगा। इसके बाद क्या होता है सर, यहाँ केवल क्या होता है, एक आदमी अच्छा सोचता था। अब सर जो मिडिल ईस्ट में जो एक ही इंसान था सर जो बहुत अच्छा सोचता था, वो थे ओसामा बिन लादेन। और सर वो सारी चीजों की, इस जो यूएस की सारी चीजें ने समझ चुके थे कि यूएस क्या कर रहा है, क्या कैपिटलाइजेशन के सिद्धांत पे चल रहा है, वो किस तरीके से इस चीज को मजबूत कर रहा है, किस तरीके से इन सारी चीजों को देख रहा है। क्योंकि सर वो इन सारी चीजों के इस गेम को समझ गया था। ओसामा बिन लादेन जो हो गया था ना, वो इस गेम को समझ गया था। वो समझ गया था कि ये व्यक्ति हमें अपने हथियार बेच करके क्या कर रहा है, हमसे पैसा ले रहा है, और हमसे हमारा तेल खरीद करके जो हमें पैसा दिया था इनने, वो पैसा हमें हथियार बेच करके वापस ले रहा है, और उन हथियार से ये हमारे ही नेशंस को लड़वा रहा। तो सर ये सारा जो गेम है ना, ये ओसामा बिन लादेन ये समझ चुका था। बड़ा ही सर समझदार व्यक्ति था सर। हो सकता है वो किसी यानी अलग नेशंस के लिए वो आतंकवादी हो सकता है सर, परंतु सर उसकी जो समझदारी का जो सर वो है ना, वो बड़ा ही यानी सर यानी बहुत आगे की सोच थी उस व्यक्ति। और सर वो क्या करता है कि वो अमेरिका पे जाकर के अटैक कर देता है सर। आपने देखा होगा कि इंपेरियलिज्म का जो हिडन इंपेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट था, उसने वो पकड़ लिया था। और सर वो उसने क्या करता है कि वो संरक्षण डिवाइड किया तो सर हम क्या करते हैं कि संरक्षण में ले लिया, वो क्या करता है कि संरक्षण में ले लिया जाता है, और क्या करता है डिवाइड किया जाता है। हम डिवाइड किए गए, हमें हथियार बेचे गए, और सर ये कॉलोनलाइज किया गया हमें। ये सारी चीजें उसको समझ में आने लगती, किसको, ओसामा बिन लादेन। और सर 1940s में क्या होता है, हमें गुलाम बनाया गया समझ, और उसे मार दिया जाता है। जो सद्दाम हुसैन है, जो ओसामा बिन सर ये एक सर इनलाइटमेंट, जो सर इनलाइटमेंट जो कहते हैं ना सर हम, ये सर ये जागृत माइंड थे इनके अंदर सर। जो जागृत यानी जो जागृत शब्द है ना सर, इनके रग रग में बसा हुआ था। ये अंदर से जागृत थे सर, ये मरे हुए दिमाग नहीं थे सर। ये इनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत थी। तभी तो सर कोई सर अमेरिका के ऊपर आज सर अगर कोई अगर
उठा करके एक मिसाइल भी दाग देना सर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और उस बंदे ने अमेरिका के अंदर जाकर के मारा है। तो सर वो क्या उसकी मेंटल पावर रही होगी, क्या उसकी यानी फिजिकल पावर रही होगी, क्या सर वो क्या कितना गजब सोचता होगा, जिसके ऊपर जिसके ऊपर जिसके पास शक्ति है उसके ऊपर जो हमला करने के लिए हर कोई 100 नहीं 1000 बार सोचता है, उस व्यक्ति का क्या प्रभुत्व होगा, क्या शक्ति होगी, जो वो व्यक्ति उसके ऊपर हमला करके आ जाता है। सर ये सीखने लायक चीज है, अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज है तो उसको आपको सीखना चाहिए। तो 1940s में क्या होता है, तो 1940s में क्या होता है, इसराइल के लिए एक रूपरेखा यानी बैकग्राउंड जो होता है वो बैकग्राउंड तैयार हो जाता है। और तो इन्हें लगने लगता है कि भारत में जो खेल चल रहा है इसराइल का, बैकग्राउंड तैयार हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो भारत होता है वो भारत में इन्हें समझ आने लगता है कि इन्हें लगता है कि जो भारत में खेल चल रहा है, कि जो भारत में खेल चल रहा है ना सर, वो इनको क्या हो गया था कि समझ में आ गया था, अगर मुसलमानों का एक देश बना दी तो इनके पास एक सॉलिड ग्राउंड हो जाएगा। अब सर अगर इनको समझ में आने लगता है कि नहीं भाई, अगर हम भारत के अंदर, क्योंकि सर भारत के अंदर क्या था, ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश ने क्या कर दिया था कि ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन से हाथ दो यानी हाथ छोड़ दिए थे, उसने सारा किसको सौंप दिया था, यूएन को सौंप दिया था, यूनाइटेड नेशन यानी इंग्लैंड को उस समय सौंप दिया था सारी चीजें, और सौंप करके क्या हो गया था कि उस पूरी कड़ी से बाहर हो गया था। अब सर ब्रिटेन अगर वहां से बाहर बाहर हो गया और उसका पूरी भागदौड़ अगर यूएन संभाल रहा है, तो नो डाउट यूएन के हाथ में ब्रिटेन की भी भागदौड़ है। तो सर जो यूएन कहेगा वही तो ब्रिटेन करेगा, तो यूएन ने जब ब्रिटेन से कहा कि भैया आप जो भारत में चल रहा है उसके ऊपर भी ध्यान रखिए, भारत में अगर हम क्या करते हैं कि सांप्रदायिकतावाद को क्रिएट कर देते हैं, उनके अंदर किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है उसको अलग करने के कॉन्सेप्ट पे अगर हम काम कर लेते हैं और उनको डिवाइड, जो डलहौजी की नीति थी कि फूट डालो शासन करो वाली, उस तरीके से हम अगर उनको डिवाइड कर देते चचा, तो क्या होगा कि वो अलग हो जाएंगे, और अलग होने से क्या होगा कि हमारे सॉलिड जो ग्राउंड्स है वो तैयार हो जाएंगे एक हमारे अलग नेशन बनाने के पीछे। तो यहां पर क्या होता है कि जो सॉलिड ग्राउंड्स को तैयार करने के लिए क्या होता है कि जो सॉलिड ग्राउंड को तैयार करने के लिए जो पाकिस्तान की बनाने की मांग होती है फिर, क्योंकि एक जब अलग नेशन बनेगा, जब आप मोमेडियन स्टेट बना सकते हैं या जब आप मुस्लिम स्टेट्स की मांग कर सकते हैं, तो फिर ज्यूज नेशन की क्यों नहीं, जब ज्यूज नेशन नहीं, अगर ज्यूज नेशन बनेगा तो, जब मुस्लिम नेशन बनेगा तो ज्यूज नेशन का बनना भी तय है, ये ग्राउंड से सर ये तैयार हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, और दूसरा रीजन था कि जो यूएसएसआर था वो पावर बन करके उभर रहा था, जो यूएसएसआर यानी आज का जो रशिया है, यूनाइटेड सोवरेन स्टेट ऑफ रशिया, तो यूएसएसआर जो है वो क्या हो रहा था कि जो पावर बन करके उभर रहा था, उसमें क्या हो गया था कि इनको वेस्ट एशिया में तो अड्डा चाहिए ही था, इसको यूएसएसआर को वेस्ट एशिया में तो अड्डा चाहिए ही था, और साथ ही इनको सेंट्रल एशिया में भी अपना एक अड्डा चाहिए था। तो सर इनको दो जगह चाहिए, अब यूएसएसआर को दो जगह अपने अड्डे चाहिए, एक का चाहिए उनको अपना वेस्ट एशिया में, दूसरा चाहिए सेंट्रल एशिया में। सर इनको दो जगह अड्डे चाहिए, तो सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि, तो इन्होंने सोचा कि अगर पाकिस्तान बनता है तो सेंट्रल एशिया में भी हमारा एक अड्डा हो जाएगा, जो सेंट्रल एशिया में वहां पर हमारा एक अड्डा हो जाएगा, सेंट्रल एशिया में एक अड्डा हो जाएगा पाकिस्तान के बनने पर, तो पाकिस्तान का बनना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हमारा भी एक अड्डा होगा और सेंट्रल एशिया में हमारा भी एक अड्डा होगा, और हम जो है वो सांप्रदायिकता को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो सर बड़ी सोचने और समझने योग्य बात हो जाती है।
अब आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से सारी चीजें हो रही है, किस तरीके से मुल्कों का बनना, मुल्कों का बनने के बाद कितनी बड़ी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। 1940 में क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, किस तरीके से जो चीजें हमें समझा रही है। अब सर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो चीजें हैं, तो सर इससे आपको क्या पता चलता है। इससे सर आपको एक सीख ले लेना चाहिए कि सर अपने अंदर है ना, आपको शक्ति का विकास करना है। खूब अपनी शक्ति को बढ़ाइए सर। जितनी आपकी शक्ति बढ़ेगी, और सर शक्ति है ना एक ही चीज से बढ़ सकती है, वो है साधना करने से। अब सर साधना किस चीज की करें? सर आप बोलेंगे कि सर हम साधना किस चीज की करें, तो सर आपको साधना करना है, या तो सर हो सकता है आप इस नाटक के ऊपर ध्यान लगा लीजिए। तो नाटक चल रहा है आपके घर परिवार में, जो नाटक चल रहा है, एक ये चीज है, इसको देखते रहिए। दूसरी चीज है कि आप समाधि ले लीजिए, ये आप हो नहीं सकते। तीसरी चीज है ध्यान करिए सर, मेडिटेशन। सर ध्यान करना ही पड़ता है, और ध्यान सर ऐसा चीज है वो करना पड़ता है, ये होता नहीं सर। जो ये नाटक है ना सर, ये तो सेल्फ एक्टिवेटेड है, ये तो होगा ही सर, ये सेल्फ एक्टिवेटेड है, और सर इसका कोई वो नहीं है, ये तो सर होगा। ये आप ना चाहोगे तब भी होगा सर। जो परिवार में होने वाले नाटक भी वाद विवाद है वो तो होंगे ही सर उसके। तो सर ध्यान क्या है? सर ये ध्यान है, इसको करना पड़ता है, और सर ये ही बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको करना पड़ता है सर, करना पड़ता है। और जिस चीज के जिसको करना पड़ता है उसके अंदर कष्ट भी होते हैं, उसके अंदर यानी चीजों को। और ध्यान करने का मतलब क्या है, अब आप समझे कि आप ध्यान करने का मतलब है कि यहां बैठ करके ये जो नाटक चल रहा है इसको देखना, सिर्फ देखना, किसी प्रकार का रिएक्शन ना करना, सिर्फ इसको देखना, और देख करके इससे दूरी बनाए करके रखना। जो ये नाटक चल रहा है, ये आज हम फंसे हुए हैं जो छोटी छोटी चीजों के अंदर, इस सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, परंतु इन सारी चीजों से दूरी बना करके रखना है। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि आपके पढ़ाई में अगर फोन को लेकर के कोई बाधा उत्पन्न होती है, या किसी एक फोन का उदाहरण लेते हैं हम लोग, कि आप फोन यूज करते हैं, आप मान के चलिए 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा आप फोन में अगर यूट्यूब पे कुछ अच्छा देख रहे हैं, तो पूरी चीजें भी आ जाती है, कभी कभी ऐसी चीजें बहुत सारी इस तरीके की चीजें फोन के ऊपर प्रेजेंट हो जाती है यूट्यूब में भी। जब आप उनको देखते हैं तो आपका समय वेस्ट हो रहा है। अब वहां क्या हो रहा है, वहां भी आपका ध्यान लग रहा है, परंतु अगर आपने देखा कि नहीं ये मेरे काम का नहीं है, उस काम के नहीं है, चीज को देखना तो है, आपने देखा तभी तो आपने समझा कि वो काम का नहीं है। क्योंकि देखना और ध्यान से देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण है सर। सर आपको उस चीज को देखना है, ध्यान से देखना है, परंतु उससे दूरी बना करके रखना है। और दूरी बना करके रखने से क्या होगा कि आप उन चीजों से सीखेंगे, ताकि आप उस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। और सर जब आप उन चीजों से सीखेंगे और सीख करके उस चीज का मरहम निकाल लेंगे, और उसका जब मरहम निकाल लेंगे, तो आपके पास एक प्रॉपर वे में वो क्वालिटी होगी सर, आपके पास वो ज्ञान होगा, आपके पास लड़ने की कला होगी, क्योंकि सर आप वो कला को सीख चुके। सर जो ये आप चल रहा है, वो चलने वाली चीज को आप बहुत ध्यान से देख चुके, और उस देखने के पर्पज से आपका मेन में मोटो क्या था कि उसको देखना, और देख करके उससे दूरी बना करके, क्योंकि आप दूरी नहीं बनाएंगे ना सर, आप खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एकदम पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। ध्यान का मतलब ही ये है कि उस चीज को देखना और देख करके उससे दूरी बना लेना। जब आप उस चीज से दूरी बना लेंगे, तब आपका क्या होगा कि आपके अंदर जो इनलाइटमेंट है वो इनलाइटमेंट होने लगेगा, कि आप ध्यान लगाने यानी ध्यान लगाना सीख जाएंगे। और ध्यान किस पे लगाना है? सांसों के ऊपर ध्यान लगाना है सर, सांसों के ऊपर ध्यान लगाना है। तो सर, और जब सर क्या होता है कि शक्ति अगर सेवा की हो, क्योंकि सर क्या होता है कि अगर आपके पास शक्ति नहीं है, और अगर आप बात करते हैं ना सर, तो बड़ी आप यानी बिना शक्ति के बड़ी आदर्शवादी बात करते हैं। जो बातें होती है ये आदर्शवादी बातें होती है सर, ये भी किसी काम की नहीं है बिना शक्ति के।
और इसके बिना सब कुछ वेस्ट है सर। किसके? शक्ति के बिना सब कुछ वेस्ट है। आप सेवा नहीं कर सकते सर, शक्ति नहीं है तो। सर आईएएस आईपीएस बन जाइए, या कोई एथलीट क्लास पीपल बन जाइए, या सर किसी सर्विस में आ जाए, तब आप सेवा करिए सर। सर पैसे को बढ़ाइए, पैसे जब आपके साथ बहुत सारा मनी होगा, जब आपके पास बहुत सारा धन होगा, तब भी आप सेवा कर सकते हैं। तो सर उस चीज को बढ़ाइए सर, अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपनी मेंटल पावर को बढ़ाइए, अपनी फिजिकल पावर को बढ़ाइए। जब आपकी फिजिकल पावर मजबूत हो जाएगी तो आपकी ऑटोमेटिकली मेंटल पावर जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि सर एक अच्छे शरीर के अंदर ही एक अच्छी आत्मा रहती है। सर आत्मा का कॉन्सेप्ट क्या है? सर आत्मा आपके अंदर रहने वाला वो जीव है जो आपको सही और गलत विचारों के बारे में अवगत कराता है, आपको सही और गलत डिसीजंस लेने के बारे में बताता है। और वो आत्मा का ज्ञान जो है, जो आत्म ज्ञान है, वो आपका चिंतन और जो आपका ध्यान से विकसित होता है। जब आप ध्यान करेंगे, खुद की सांसों के ऊपर ध्यान लगाएंगे, तो यानी ऑटोमेटिकली आपका जो है वो एनलाइटमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके अंदर ठहराव की भावना आने लगेगी, आपके अंदर एक तरीके का संयम, एक प्रकार की जो मनुस्मृति की जो भावना है आपके प्रति, आपके अंदर जो आदर है, सम्मान है दूसरों के प्रति, उनको देखने की जो आपका नजरिया है वो बदलने लगेगा। आप बहुत ही ज्यादा शांत होने लगेंगे, एक पानी और एक ठहरे हुए पानी की तरह शांत होंगे। तो सर ये सारी चीजों को समझना है, समझ करके अपने अंदर समझदारी को विकसित करना है, अपनी शक्ति को बढ़ाना है। जिस तरीके से यूएस ने अपने जो 13 स्टेट्स के साथ अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, और अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के बाद उसने मुल्क बनाया, अपने जो लोग उसने इकट्ठा किए, कैपिटलिस्ट कंट्री बना। सर आज वो सुपर पावर है। तो सर मैं आपको अमेरिका का इतिहास भी पढ़ाऊंगा सर, उसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, बहुत कुछ चीजें सिखाऊंगा उसमें, और बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। तो सर खूब ताकत बढ़ाइए, खूब शक्ति बढ़ाइए, खूब फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाइए, खूब मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाइए, और अपने जो लक्ष्यों को है वो हासिल कीजिए। तो सर इन्हीं सारे वचनों के साथ मैं आप लोगों से आज विदा लेना चाहूंगा। और सर मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग तो इस सेशन को देखते हैं तो सेशन को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए मैक्सिमम, जिससे कि सर क्या होगा कि मैक्सिमम लोगों तक ये सीरीज पहुंच पाएगी। और मैक्सिमम लोगों तक अगर ये चीज पहुंच पाती है तो मैक्सिमम लोगों का इससे बेनिफिट होगा। मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट होने से सर उनको भी लाभ मिल पाएगा, और सर उससे आपको भी लाभ मिलेगा। कंट्री में कहीं ना कहीं हम लोगों का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें भी सर इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा चीजें प्रेजेंट होगी, और उस चीज को वो काफी अच्छी तरीके से मैनेज कर करके सोच सकेंगे सर। तो इन्हीं सारे वचनों के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन में, जो हम लोग की आगे पैलेस्टाइन की 2 या 3 लेसन में मैं आपका पैलेस्टाइन जो इजराइल पैलेस्टाइन इशू है खत्म कर दूंगा। नो डाउट अपने तरफ से हम लोग खत्म कर देंगे, बाकी जो ये इशू है बहुत लंबा चलता रहेगा सर, और पता नहीं कितने सालों तक ये चलेगा। तो हम लोग इसको 2 से 3 लेक्चर में आगे खत्म कर देंगे। तो सर जय हिंद, जय भारत। सेशन को मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।